नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है विधि का शासन। तो राजनीति विज्ञान के मूल आधार का ये टॉपिक है, विधि का शासन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर कंपटीशन में भी आपसे इस पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। आपके मुख्य एग्ज़ाम में तो सवाल पूछे ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विधि का शासन और संविधानवाद दोनों ही टॉपिक आपस में संबंधित हैं। अगर दोनों टॉपिक का अध्ययन किया जाए तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, शासन व्यवस्थाओं को दो भागों में विभक्त किया जाता है: स्वेच्छाचारी और अधिनायकवादी शासन तथा लोकतंत्रात्मक और संवैधानिक शासन। अर्थात शासन व्यवस्था के दो रूप होते हैं, या तो स्वेच्छाचारी या अधिनायकवादी शासन होगा या फिर लोकतंत्रात्मक और संवैधानिक शासन होगा। जहाँ तक लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक शासन व्यवस्था का सवाल है तो उसे हम विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इस ऐसे शासन में शासक और शासित दोनों ही विधि के अधीन होते हैं, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं होते। विधि का शासन और संविधानवाद उदारवादी लोकतंत्र की आधारभूत विशेषताएं हैं। अगर हम अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में देखें कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या कहा है, तो उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार स्पष्ट होती है। प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिक शासक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो वस्तुतः एक प्रकार से विधि का शासन ही है। वह जनता के द्वारा नहीं चुना जाता और न ही जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। प्लेटो दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्तियां देता है, निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करता है, हालांकि वो शासक के ऊपर कुछ मर्यादाएं लगाता है। जहाँ तक अरस्तू का सवाल है तो अरस्तू ने कानून की सर्वोच्चता को ही श्रेष्ठ शासन का एक चिन्ह माना है। वह किसी भी कीमत पर व्यक्तिगत शासन को वांछनीय मानने को तैयार नहीं था। कानून का एक बड़ा लाभ यह है कि कानून किसी भी प्रकार के हितों, वासनाओं तथा विकारों का समावेश नहीं होता। कानून में अभिव्यक्ति तत्व यानी इम्पर्सनल एलिमेंट्स होते हैं, जबकि श्रेष्ठतम व्यक्ति की शासन व्यवस्था में इस तरह के तत्व नहीं होते हैं। तो उसने अरस्तू का ये कहना था कि कानून जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह कानून का सर्वाधिक निष्ठावान उपासक था। सेबाइन नाम के एक विचारक हुए हैं, वो कहते हैं कानून की संप्रभुता को अरस्तू ने एक अच्छे राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, न कि एक दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता के रूप में। कुछ देश हैं जो कि एंग्लो सेक्शन कहलाते हैं, अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश स्वशासी डोमिनियन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक जिन कानूनी सुरक्षा का उपयोग करते हैं, उसमें एक विधि का शासन का सिद्धांत भी है। जो विधि के शासन की सबसे अच्छी व्याख्या करने वाला विचारक है उसका नाम है डायसी, और उन्होंने अपनी किताब लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी व्याख्या की है। वो कहते हैं कि विधि के शासन के तीन अर्थ हैं। पहली बात है कि कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। विधि के शासन के अनुसार देश में कानूनी समानता है अथवा सभी लोगों का साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के सामान्य कानूनों के अधीन होता है। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि विधि धनवान और निर्धन के बीच में कोई अंतर नहीं करती। कानून की आंख में सभी लोग समान हैं। प्रधानमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाही तक अथवा करों के संग्रहकर्ता से लेकर प्रत्येक अधिकारी वैध औचित्य के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। फ्रांस की प्रशासकीय विधि में भी ऐसा संभव नहीं है। इंग्लैंड में कर्मचारीगण सामान्य न्यायालय के सामने लाए जा सकते हैं और वैध सत्ता की सीमा के बाहर किए गए कार्यों के लिए उन्हें दंड दिया जा सकता है या फिर जुर्माना दिया जा सकता है। हीगने और पावेल के अनुसार जो व्यक्ति सरकार के अंग हैं वे मनचाहा नहीं कर सकते। उन्हें संसद द्वारा बनाए गए नीति और नियमों के अनुसार ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। विधि के शासन का दूसरा अर्थ डायसी ने ये बताया है कि बिना अपराध के दंड नहीं दिया जा सकता। विधि के शासन के अनुसार
व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है, अन्य किसी बात के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंड नहीं दे सकते और न ही उसके शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा सकती है जब तक कि उसने कानून का उल्लंघन न किया हो और यह किसी साधारण न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित न हुआ हो। जहाँ तक विधि के शासन का तीसरा अर्थ है वो यह है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। विधि के शासन की तीसरी शर्त यह है कि ब्रिटेन के संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायाधीशों के निर्णयों के परिणाम स्वरूप है, जो कि उनके सामने लगाए गए अभियोगों में सामान्य व्यक्तियों के अधिकारों का निरूपण करते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि संविधान की व्याख्या अथवा अन्य किसी भी कानूनी मुद्दे पर न्यायालयों का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डायसी ने जो विधि के शासन का अर्थ बताया है उसके 3 अर्थ हैं। पहली बात, कोई भी व्यक्ति कानून के परे नहीं है। दूसरी बात, बिना अपराध के दंड नहीं दिया जा सकता। और तीसरी बात जो है वो ये है कि संविधान के सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम हैं। तो पहला अर्थ देश में पूरी कानूनी समानता को स्थापित करता है। सभी नागरिक, चाहे वे साधारण व्यक्ति हों या सरकारी कर्मचारी, वो देश की साधारण विधि के अधीन होंगे और उन पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई साधारण न्यायालयों द्वारा ही होगी। दूसरा अर्थ नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुनवाई करता है, वो कार्यपालिका को स्वेच्छाचारी होने से रोकता है। तीसरा अर्थ इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत और अमेरिका के विपरीत ग्रेट ब्रिटेन में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की लिखित गारंटी तो नहीं देता, लेकिन फिर भी इंग्लैंड में न्यायाधीशों द्वारा और अन्य विधियों द्वारा लोगों के अधिकतम स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। अर्थात न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णय संविधान के अंग बन जाते हैं। इस प्रकार संविधान नागरिकों के अधिकारों का स्रोत न होकर परिणाम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विधि के शासन का क्या अर्थ है और डायसी ने इसका क्या अर्थ बताया है। तो आइए देखते हैं विधि के शासन की सीमाएं क्या हैं। लिमिट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इंग्लैंड के संविधान और शासन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में भारी अंतर पाया जाता है और विधि के शासन के सिद्धांत पर भी ये बात लागू होती है। जहाँ तक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है यानी सैद्धांतिक दृष्टि है, तो उससे विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। राजा से लेकर निर्धनतम व्यक्ति तक सभी विधि के नियंत्रण में है। सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से ये बातें निर्मूल है। कई ऐसी बातें हैं जो विधि के शासन से मेल नहीं खाती और उनके आधार पर हम डायसी के इस विचार से सहमत नहीं हो सकते कि इंग्लैंड में विधि का शासन सर्वोच्च है। तो आइए देखते हैं विधि के शासन के अपवाद कौन से हैं। पहली बात है कि अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डायसी ने प्रतिपादित किया है कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों को शक्ति के व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त होगा और शासन की धारणा सीमित होगी। प्रदत्त व्यवस्थापन को हम देखें तो पिछले लगभग 40-50 सालों में राज्य के कार्य, उसके परिणाम, कानून की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका ने अपने कानून निर्माण की शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंप दिया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। इस प्रदत्त व्यवस्थापन से भी विधि का शासन सीमित हो गया है, क्योंकि डायसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का तो ये अर्थ था कि प्रशासन का हर एक काम या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून के द्वारा अधिकृत होगा, लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन की उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन द्वारा स्वयं निर्मित नियमों के अनुसार ही काम करता है। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्था की उपयोगिता सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और प्रदत्त व्यवस्थापन से विधि के शासन को आघात पहुंचा है।
प्रशासनिक नियम और न्यायालय को देखें तो विधि के शासन का एक पक्ष यह भी है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारी दोनों के लिए एक प्रकार की विधि होनी चाहिए और एक प्रकार के न्यायालय हो। लेकिन व्यवहार के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। लगभग 2 दशकों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम आदि के रूप में अनेक ऐसे कानूनों का निर्माण किया है और इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष दिशा दी है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की तरह ही जाती है। डॉनमोर समिति के द्वारा 1932 में प्रकाशित पत्र के अनुसार अपने इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक और कम खर्च में काम करते हैं और ये एक फैक्ट है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अर्ध न्यायिक के रूप में कार्य किया जाता है। तो ब्रिटेन में इस प्रकार के प्रशासनिक न्याय का अनेक विषयों के संबंध में जो है उपयोग हो रहा है। विधि के शासन की कुछ अन्य भी सीमाएं हैं। इंग्लैंड के सम्राट के खिलाफ उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता और उसे किसी भी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जाता। इस प्रकार सम्राट अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि विधि का शासन विदेशी शासकों तथा राजदूतों पर लागू नहीं होता। इसी के साथ गृह मंत्री को यह अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, किसी भी प्रमाण पत्र को रद्द कर सकता है या अवांछित विदेशी को देश से बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। सैनिक बल के सदस्यों द्वारा भी अनेक विधियों का नियंत्रण होता है और उनका उपयोग सैनिक न्यायालय में ही निर्णीत होता है। चिकित्सक सर्वसाधारण चिकित्सक परिषद के अधीन होते हैं और प्रतिष्ठित धर्मोपदेशक धर्मपरक न्यायालयों के। ये सभी तथ्य सामान्य कानून और सामान्य न्यायालय के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। वास्तव में आज इंग्लैंड में इस रूप में विधि का शासन विद्यमान नहीं है जिस रूप में डायसी ने उसका चित्रण किया था। आज इंग्लैंड में अनेक रूपों में इसका उल्लंघन किया जाता है। अब ब्रिटेन में बहुत अधिक सीमा तक प्रशासनिक न्याय का विकास हुआ है। तो इस प्रकार इस टॉपिक में हमने देखा कि विधि के शासन का अर्थ क्या था, हमने देखा कि विधि के शासन का इतिहास क्या है और विधि के शासन के अर्थ में हमने डायसी ने जो उसका अर्थ बताया है, उसके जो 3 अर्थ बताए हैं उसको हमने देखा। और हमने देखा कि वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून के परे नहीं है, बिना अपराध के दंडित नहीं किया जा सकता, संविधान की सामान्य सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के परिणाम है। फिर हमने देखा कि विधि के शासन की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं और इन सीमाओं के कारण हमने ये भी देखा कि इंग्लैंड में विधि के शासन की कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि विधि के शासन का जिस प्रकार से उल्लेख जो डायसी ने किया था वो आज व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। उसमें संभव तो है लेकिन उसमें परिवर्तन आ चुका है, उसे उस रूप में नहीं लिया जा सकता जैसा कि शब्दश डायसी ने कहा था। तो समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिमार्जन हुआ है और इसी परिमार्जन के आलोक में हमें इस टॉपिक को देखना चाहिए। तो अगला टॉपिक संविधानवाद है जो कि विधि के शासन से जुड़ा हुआ है। तो हम अगला टॉपिक संविधानवाद पढ़ेंगे। आप इस टॉपिक को तैयार करें और कोई दिक्कत आए तो हम जब मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।